हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आइडियोलॉजी को लेकर के उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, उन चीज़ों को आप प्लीज़ मेमोराइज करें, रिवीजन करें। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उदारवादियों के अनुसार विचारधारा क्या होती है। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कार्ल मैनहाइम के विचार पढ़े थे। ठीक है, कार्ल मैनहाइम के विचार, जिसमें उनकी फेमस बुक जो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि इस एक तो इन्होंने मार्क्स की विचारधारा को स्वीकार किया, मार्क्स के विचारों को स्वीकार किया था। ठीक है, जिसमें मार्क्स ने क्या बोला था, विचारधारा को मिथ्या चेतना बोला था। ये एक तो ये मार्क्सवादी विचार को इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्होंने मार्क्स के कुछ और आइडियाज थे जिसको नकार दिया, जैसे क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जो मार्क्स कहता है कि वर्ग विहीन राज्य विहीन की संकल्पना जो है आएगी साम्यवादी अवस्था में, तो राज्य और समाज का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को लेकर के कार्ल मैनहाइम ने मार्क्स के विचार को बोला कि यह क्या है, यह एक यूटोपिया है, बस कल्पना है ये। ठीक है, तो इस बात को कार्ल मैनहाइम ने मार्क्स के विचार को इस नकार दिया। और मार्क्स के केवल उन्होंने जो विचारधारा की बात थी कि मिथ्या चेतना विचारधारा है, तो इसी बात को कार्ल मैनहाइम ने भी स्वीकार किया था। बाकी मार्क्स की जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात थी, उसको कार्ल मैनहाइम ने नकार दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। और अब हम देखेंगे कि उदारवादियों के अनुसार विचारधारा क्या होती है। तो उदारवादियों में देखेंगे कार्ल पॉपर का नाम फेमस आता है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इनकी फेमस बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, इनकी बुक का नाम याद रखना। कॉल पॉपर के अनुसार विचारधारा क्या होती है, विचारधारा बंद समाज का उदाहरण है। ठीक है, इन्होंने कहा कि विचारधारा को वहां लागू किया जाता है जहां समाज को बंद करना होता है, जहां पे लोगों की आजादी को कम करना होता है, वहां पे विचारधारा का यूज होता है। ठीक है, उन्होंने मार्क्स को क्या बताया, उन्होंने मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी। देखिए, उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी क्या है, मार्क्सवादी एक विचारधारा है। और मार्क्सवादी विचारधारा होने के नाते क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा एक बंद समाज का उदाहरण है। ठीक है, बंद समाज का उदाहरण है, यानी वहां पे किसी व्यक्ति को कोई आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद क्या है, एक विचारधारा है, तो उदारवादी मुक्त समाज के समर्थक है। ठीक है, इन्होंने उदारवाद को विचारधारा नहीं माना, इन्होंने कहा कि उदारवाद क्या है, उदारवाद तो मुक्त समाज के समर्थक है, यानी कि उदारवाद व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। ठीक है, वहीं इन्होंने किसको नकारा, फांसीवाद को नकारा। वहीं इन्होंने प्लेटो के विचारों को नकार दिया। वहीं इन्होंने मार्क्स के विचारों को नकार दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब फांसीवादी हीगल, प्लेटो और मार्क्स के विचारों को कार्ल पॉपर ने नकार दिया। क्यों नकार दिया, क्योंकि कार्ल पॉपर बोल रहे हैं कि हीगल जो क्या है, फांसीवाद का प्रणेता है, फांसीवाद का फादर है। ठीक है, फादर ऑफ फासिज्म है। तो हीगल क्या कर रहा है, हीगल कह रहा है राष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाओ। ठीक है, लोगों को आजादी नहीं दे रहा, केवल राष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन उठता है कि प्लेटो को इसने फांसीवाद का या फिर मुक्त समाज का दुश्मन क्यों बोला, क्योंकि प्लेटो भी यही कह रहा है कि आदर्श राजा क्या होगा, आदर्श राजा के पास सारे गुण होंगे और व्यक्तियों को एक राजा बनने का मौका नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये भी बंद समाज का समर्थक है। फिर मार्क्स जो है, मार्क्स की विचारधारा कैसी है, मार्क्स कह रहा है कि साम्यवादी अवस्था आ जाएगी तो जहां पे किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्क्स क्या कर रहा है, एक राज्य की स्थापना की बात कर रहा है और जो है वो बंद समाज का समर्थक कर रहे हैं। जबकि वहीं पे कॉल पॉपर कहता है कि उदारवादी जो विचारधारा होती है, ठीक है, उदारवाद जो होता है वो मुक्त समाज का क्या है, समर्थक है। वो तो लोगों को आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, पार्टिसिपेशन का मौका देता है। इसीलिए कॉल पॉपर कह रहा है कि जो उदारवादी है, ठीक है, वो मुक्त समाज के समर्थक है, यानी कि फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही हीगल और प्लेटो और मार्क्स को क्या बताता है कि ये मुक्त समाज के दुश्मन है, मुक्त समाज के शत्रु हैं। क्यों शत्रु हैं, क्योंकि हीगल और मार्क्स और प्लेटो जो है वो अन्य व्यक्तियों को मौका नहीं देते, वे कहीं ना कहीं फांसीवाद को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राज्य की, स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर उसने विरोध किया। अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट है, पॉल पॉपर ने प्लेटो को, हीगल को और मार्क्स को क्या बताया
मुक्त समाज का दुश्मन होता है, कि ये समाज में फ्रीडम नहीं देती, ठीक है। हीगल तो इसलिए नहीं देता क्योंकि हीगल फांसीवादी है। मार्क्स इसलिए नहीं देता क्योंकि मार्क्स ने केवल एक ही विचारधारा की बात की, कि सॉरी, मार्क्स ने क्या बोला कि विचारधारा की बात नहीं, मार्क्स ने कहा कि वर्ग विहीन राज्य होगा, ठीक है, वर्ग विहीन राज्य की बात की। क्या वर्ग विहीन राज्य संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात कर दी, दार्शनिक राजा को सारे अधिकार दे दिया। तो सारे अधिकार का मतलब है कि केवल दार्शनिक राजा को ही बोलने का अधिकार है और बाकी व्यक्ति क्या करेंगे? केवल काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये सब जो है बंद समाज को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को फ्रीडम न देने की बात कर रहे हैं, जबकि जो कॉल पॉपर है वो उदारवादी विचारक है, ठीक है। उदारवादी विचारक, आपने उदारवाद अभी नहीं पढ़ा, उदारवाद का इसके बाद ही टॉपिक आएगा। तो उदारवाद का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की आजादी को बढ़ाना, व्यक्ति के मामले में राज्य का हस्तक्षेप कम करना, ठीक है, और व्यक्ति को बाजार अर्थव्यवस्था में खुली छूट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें उदारवाद कह रहा है। कहने का मतलब है कि उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, राज्य और समाज के कार्यों को सीमित करने की बात उदारवाद करता है, ठीक है। अब देखिए, कॉल पॉपर मार्क्सवाद व कम्युनिस्ट राज्यों के क्या आलोचक है। क्यों आलोचक है? क्योंकि ये राज्य क्या कर रहे हैं? बंद समाज को प्रमोट कर रहे हैं, ये राज्य फ्रीडम नहीं दे रहे हैं व्यक्तियों को, ठीक है। आप देखिए, आज आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, जहाँ पे क्या है? कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं है। आप चाइना में चले जाइए, चाइना में लोगों को फ्रीडम कम है। आप और रसिया में चले जाइए, रसिया में फ्रीडम तो है, बट कैसी है? बंद समाज का, वो भी एक एग्जाम्पल है कहने का है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट राज्य केवल समाजवाद, साम्यवाद को विचारधारा के रूप में मान्यता देते हैं, ऐसा कॉल पॉपर बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट राज्यों में प्रतिस्पर्धी पार्टी सिस्टम या दलीय व्यवस्था नहीं होती, वहां पे केवल एक ही दल होगा, एक दलीय व्यवस्था होगी, वो भी साम्यवादी दल, ठीक है। जब और दल नहीं होंगे तो और दलों के विचार नहीं होंगे, तो जो साम्यवादी दल कहेगा वही बात सही मानी जाएगी। साम्यवादी दल पूरे देश के लिए डिसीजन ले सकेगा या डिसीजन लेता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं लोगों की आज़ादी कम हो रही है, लोगों के ऊपर बंधन लगाए जा रहे हैं, लोगों की जो पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए था लोगों को, वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वहां पे लोगों को और पार्टी आएंगी, तो वहां पे जो है अच्छा रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। फिर कॉल पॉपर ने वैज्ञानिक सिद्धांत के मानदंड प्रतिपादित किए। इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक सिद्धांत के मानदंड के रूप में मिथ्याकरण की अवधारणा दी। अब ये क्या होता है मिथ्याकरण की अवधारणा? फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। क्या है ये? यानी कॉल पॉपर कह रहे हैं कि जो विचारधारा, ठीक है, चाहे वो उदारवादी विचारधारा हो, चाहे वो समाजवादी विचारधारा, जो विचारधारा आलोचनात्मक परीक्षण के लिए खुली नहीं होती, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण के लिए खुली नहीं है, वो क्या है? वो बंद समाज का उदाहरण है। और जिस विचारधारा की आलोचना की जा सकती हो वो क्या हो? वह खुले समाज का उदाहरण है। यानी वहां पे लोगों को आजादी है कि उस विचारधारा की, उस सरकार की आलोचना कर सके। जहां पे सरकार की आलोचना, जहां पे सरकार विचारधारा की आलोचना नहीं हो सकती, वहां पे बंद समाज पाया जाता है। यही उनकी वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉल पॉपर कह रहा है कि कोई भी विचारधारा जो आलोचनात्मक परीक्षण के लिए खुली है, यानी किसी, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई विचारधारा हो, ठीक है, अगर उसकी आलोचना वहां के लोग कर रहे हैं तो उसी को वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में इसने मान लिया कि वह समाज क्या है? अच्छा है। फिर वो, ठीक है, वो समाज कैसा है? अच्छा समाज है। जिस समाज में विचारधारा को, ठीक है, वहां पे लोग उसकी आलोचना नहीं कर सकते, वहां पे लोग को बोलने की आजादी नहीं होगी, तो वो विचारधारा कैसी होगी? वो वैज्ञानिक विचारधारा नहीं मान सकते, ठीक है। देखिए, कोई विचारधारा जो आलोचनात्मक परीक्षण के लिए खुली है उसी को वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में माना जा सकता है, ऐसा कॉल पॉपर बोलता है। और विचार किसी भी प्रणाली को जो आलोचना से परे या बंद है उसे वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। आपको
नॉर्थ कोरिया में चले जाओ आप, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में आप चले जाओ, उत्तरी कोरिया में, आप वहाँ की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। आप चीन में चले जाओ, चीन की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। आप रसिया में चले जाओ, रसिया में मतलब जहां भी कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है, वहां पे आपको आलोचना का मौका नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कार्ल पॉपर कहता है कि चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो साम्यवादी हो चाहे उदारवादी हो, अगर उसकी आलोचना नहीं कर सकता वहां के व्यक्ति, तो वह क्या है, वह वैज्ञानिक विचारधारा नहीं कहला सकती। अगर जिस विचारधारा की आलोचना हो सकती है वही विचारधारा अच्छी है, वही विचारधारा वैज्ञानिक है, वही समाज के लिए उपयुक्त विचारधारा है, ऐसा कार्ल पॉपर का मानना है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत केवल खुले समाजों में उभर सकते हैं जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौजूद है, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरीज कैन ओनली emerge इन ओपन सोसाइटीज वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एग्जिस्ट। यानी कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक विचारधारा वहीं आ पाएगी जहां पे लोगों को क्या हो, आजादी हो, लोग आलोचना कर सकें सरकार की, विचारधारा की, समाज की, जो अच्छे काम नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है जो, ठीक है, तो वही विचारधारा, वही समाज अच्छा है, वही वैज्ञानिक सिद्धांत अच्छा है जो विचारधारा को या फिर जो आलोचना को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो विचारधारा सबसे ज्यादा बढ़िया है जो आलोचना को एक्सेप्ट करता है। और फिर पॉपर कहता है कि वही वैज्ञानिक सिद्धांत आगे बढ़ सकता है जो खुले समाजों में आए। जहां पे बंद समाज होगा वहां पे वैज्ञानिक सिद्धांत आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत वहीं आएगा जहां पे खुला समाज होगा। खुला समाज कहाँ होता है, उदारवाद में मिलेगा, पूंजीवाद में मिलेगा, ठीक है, लोकतंत्र में मिलेगा। अब जहां पे साम्यवादी शासन होगा, जहां पे फांसीवादी होगा, जहां पे तानाशाही सरकार होगी, जहां पे अधिनायकवादी शासन होगी, वहां पे आपको खुला समाज नहीं मिलेगा, वहां पे आपको वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं मिलेगा, ठीक है। विज्ञान का विकास वही होगा जहां पे लोगों को आजादी हो कुछ करने की, कुछ बोलने की, कुछ सोचने की, ठीक है। तो ऐसे पॉपर क्या कर रहा है, विचारधारा को लेकर के कुछ बातें बता रहा है, ठीक है। वो मार्क्स की बेसिकली विचारधारा की आलोचना करता है। इसकी बुक का नाम है ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी, खुले समाज के दुश्मन। खुले समाज के दुश्मन को किसको किसको बोलता है, प्लेटो को, हीगल को और कार्ल मार्क्स को, ठीक है। इनको बोलता है कि ये क्या है, मुक्त समाज के दुश्मन है। ये नेट के एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है, हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट आप एचपी का स्टेट दे रहे हैं तो स्टेट एग्जाम्स अलग अलग देते हैं, तो उसमें भी बार बार क्वेश्चन आए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए रूढ़िवाद या फिर कंजर्वेटिज्म या फिर ऑर्थोडॉक्स जो होता है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है विचारधारा। देखिए जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है ये क्या करती है, रूढ़िवादी विचारधारा को नकारते हैं। ये कहते हैं विचारधारा कुछ नहीं होती, ठीक है। जो चीजें समाज में जो चीजें समाज में क्या है, परंपराओं के आधार पर चली आ रही हैं, जो इतिहास से चली आ रही हैं, उन्हीं चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे। बाकी चीजें, विचारधारा क्या होती है, ये सब चीजें हमको इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा की बजाय किसको एक्सेप्ट करते हैं, परंपरा को, प्रथाओं को, इन सबको क्या देते हैं, ये महत्व देते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा विचारधारा को लेकर के, रूढ़िवादी जो है वो विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी तुरंत वहीं पे, क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि विचारधारा के बजाय किसको एक्सेप्ट करते हैं, परंपरा को, इतिहास को, प्रथाओं को, है ना, रूढ़ियों को, जो चीजें चली आ रही हैं। रूढ़िवाद की एक विशेषता और होती है कि ये कभी भी नई चीजों की तरफ आगे नहीं बढ़ता, ठीक है, नए चीजों की तरफ आगे नहीं जाता। ये पुराने और आजमाए हुए जो चीज होते हैं, ठीक है, पुराने और आजमाए हुए चीजों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। ये कभी भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये तो हो गई आपकी रूढ़िवादी विचारधारा। समाज में आप लोग रह रहे होंगे तो समाज में आपको बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग मिलेंगे जो नई चीजों को, विज्ञान को, इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो जो अभी भी मेल फीमेल या लड़का लड़की में अंतर को लेकर के बहुत ज्यादा उनके अंदर कट्टरता होती है, तो इसी चीज को रूढ़िवाद के अंतर्गत हम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, विचारधारा के अंत की बहस।
द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। क्या है एंड ऑफ आइडियोलॉजी? ठीक है, अब हमने अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग विचारधारा को पढ़ लिया। ठीक है, अब देखेंगे डिबेट अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के अंत क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम कुछ चीजें को देखेंगे। ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, यही क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। तो अल्बर्ट कामू। ठीक है, अल्बर्ट कामू ने इस वर्ड्स को, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अमेरिकी समाज वैज्ञानिक या अमेरिका के समाजशास्त्री डेनियल बेल है। इनकी फेमस बुक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत। ठीक है, विचारधारा का अंत 1960 में इन्होंने लिखा। के अंतर्गत यह तर्क दिया जा रहा था कि सारे उत्तर औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चाहे वे किसी विचारधारा का अनुसरण करते हो। अब देखिए विचारधारा के ऊपर जो डिबेट छिड़ रही है ना, कि कौन सी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है, कौन सी विचारधारा ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए छिड़ रही है विचारधारा की बहस, क्योंकि एक तरफ साम्यवाद है। ठीक है, एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ उदारवाद, पूंजीवाद है। कहने का मतलब है ये समय क्या है, ये 1945 से 1990 तक, ठीक है 1991 तक क्या है, शीत युद्ध का दौर है। शीत युद्ध के दौर में दोस्तों यहाँ कोई डायरेक्ट वॉर नहीं चल रहा था, यहाँ पे विचारधारात्मक संघर्ष चल रहा था। यहाँ पे यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका और यूएसएसआर के द्वारा कि किसकी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो अमेरिका के जो थिंकर्स थे वे कह रहे थे उदारवादी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है, और जो साम्यवाद के थे वो कह रहे साम्यवादी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है। तो इसी को लेकर के संघर्ष चल रहा था, तो इसी के ऊपर सारी चीजें आ रही थी। ज्यादातर अमेरिका के लोगों, अमेरिका के साइंटिस्टों ने, जैसे कि ये देखो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं डेनियल बेल, है ना, देखिए 1960 के दशक में ही सारी चीजें उभर के आ रही है। 1990 आते आते क्या हो जाएगा, विचारधारा की समाप्ति की बात हो जाएगी, अब कोई विचारधारा की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो मेन चीज ये था शीत युद्ध में ये दर्शाना था कि कौन सी शासन प्रणाली, कौन सी विचारधारा, अमेरिका की विचारधारा ज्यादा बढ़िया है या फिर साम्यवाद की विचारधारा ज्यादा बढ़िया है। तो इसी बात को लेकर शीत युद्ध का जो उदय हुआ था, ठीक है, इन्हीं सी चीजों को लेकर के आगे बातें बढ़ रही थी। तो जब अमेरिका के लोगों ने यह फिक्स कर दिया, यह तय कर लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा को लोगों के सामने लाएंगे, और जिससे कि जो साम्यवादी देश हैं उनको भी पता चले कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, कल्याणकारी कार्य होते हैं, हम भी लोगों के हितों के लिए कार्य करते हैं, जिससे कि और जो साम्यवादी देश थे वो पूंजीवादी विचारधारा को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। आप देखेंगे कि जब 1980 आते आते या फिर 1985 आते आते क्या हुआ, अधिकतर साम्यवादी देश कहाँ क्या हो गए, अधिकतर साम्यवादी देश टूट गए, और टूट करके इन्होंने क्या कर दिया, पूंजीवादी विचारधारा को या उदारवादी विचारधारा को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देखिए डेनियल बेल क्या है, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने बताया कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के अंत की बात 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी, और इन्होंने इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि सारे उत्तर औद्योगिक समाज, जितने भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं, वे एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। ये कह रहे हैं कि 1960 के बाद, ठीक है 1960 के बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सभी देश, चाहे वो साम्यवादी देश हो, चाहे वो उदारवादी देश हो, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, चाहे वो अधिनायकवादी देश हो, जैसे भी देश हो, ठीक है, वे सभी एक जैसी विकास की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। यानी वे भी बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं धीरे धीरे, वे भी अब लोगों को आजादी दे रहे हैं, वे भी लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक ही जैसा है। ठीक है, तो डेनियल बेल ने ऐसा बताया। अब डेनियल बेल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हम नीचे देखेंगे। पहले देखते हैं डेनियल बेल के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन्होंने बताया कि जो उत्तर औद्योगिक समाज है, ठीक है, आधुनिक समाज है, इसमें विनिर्मित उद्योगों के स्थान पर सर्विस की प्राथमिकता हो गई, यानी सेवा की प्राथमिकता हो गई। चाहे वहां पे, अब देखिए, चाहे वहां पे साम्यवादी देश हो, चाहे वहां पे उदारवादी देश हो, अब सब पे क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे उत्तर औद्योगिक एज आ रहा है, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे अब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे क्या बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। अब देखिए, चाहे वो साम्यवादी समाज हो, चाहे वो उदारवादी समाज हो, दोनों में क्या आ रहा है, नए विज्ञान आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है। ठीक है, अब नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये यूएसएसआर भी कर रहा है और
यूएसए भी कर रहा है, ठीक है। तो डेनियल बेल्ट यही कह रहे हैं कि चाहे कोई सा भी समाज हो, ठीक है, जब आधुनिकता का दौर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उत्तर आधुनिकता में रसिया का भी विकास करने का तरीका वही है और अमेरिका का भी विकास करने का तरीका है। तो भाई जब दोनों का तरीका एक ही है तो फिर हम विचारधाराओं की लड़ाई क्यों करें? तो हम ये ना कह दें कि विचारधारा का अंत ही हो चुका है, अब हम क्यों विचारधारा के चक्कर में पड़े हैं? ठीक है, ठीक है। फिर डेनियल बेल कहता है कि उत्तर औद्योगिक समाज की एक विशेषता और होती है कि नए तकनीकी विशिष्ट वर्ग का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, चाहे वो साम्यवादी युग हो चाहे वो पूंजीवादी, ठीक है। वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए क्लास आ रहे हैं, ठीक है, न्यू क्लास का उदय हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि डेनियल बेल ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो विचारधाराओं के संघर्ष में लड़े हुए हैं, इन सब विचारधाराओं को छोड़ करके हमें अपना विकास करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे विकास उदारवादी देश कर रहे हैं वैसे विकास साम्यवादी देश भी कर रहे हैं। तो अब हमें इस चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए कि विचारधारात्मक संघर्ष बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे इन्होंने फिर तीन बातें बताई डेनियल बेल ने कि उत्तर औद्योगिक समाज जितने भी होते हैं सबकी एक ही खासियत होती है कि वे क्या करते हैं, उद्योगों के स्थान पर सर्विस को प्राथमिकता देते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है, उस समाज में नए नए क्लास का उदय होता है, नए नए वर्गों का उदय होता है, ठीक है। जबकि ये कैसे विचारक है, ये अमेरिका के समाजशास्त्री हैं डेनियल बेल, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि जैसे अमेरिका विकसित हो रहा है वैसे यूएसएसआर के देश भी क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना। तो फर्क क्या रह गया दोनों में? अब इनके कुछ फेमस बुक्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स रेमंड एरन, ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 फेमस बुक है, द कल्चरल कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। 3 बुक तो आप याद करना, बाकी आपको याद हो चाहे ना हो। फिर दूसरी तरफ अमेरिका के अर्थशास्त्री J.K. गैलब्रेथ, इनकी बुक का नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967, नए औद्योगिक राज्य में इन्होंने यह तर्क दिया कि औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं तथा उनमें व्यावसायिक वर्गों व तकनीकी विदों का प्रभुत्व बना रहता है। जैसे यहाँ पे डेनियल बेल ने बातें बताई, ठीक है, वैसे ही बातों को यहाँ पे J.K. गैलब्रेथ बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, ठीक है, जो औद्योगिक समाज है वो क्या होते हैं, वो एक जैसे बढ़ते हैं। क्या आप देखोगे, क्या अमेरिका में उद्योग नहीं था? था उद्योग, ठीक है। क्या यूएसएसआर में उद्योग नहीं था? वहां पे भी उद्योग था, ठीक है। तो अंतर क्या है फिर यूएसएसआर और अमेरिका में? जब दोनों में उद्योग है, दोनों विकास के एक ही चरण का फॉलो कर रहे हैं, दोनों की विकास का स्तर जो है एक जैसा है, ठीक है, दोनों एक ही जैसी डेवलपमेंट की टेक्निक को अपना रहे हैं। तो अब हमें विचारधाराओं का संघर्ष छोड़ देना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि जितने भी औद्योगिक समाज होते हैं उन सब का विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। वहां पे टेक्नोलॉजी का तकनीक विद आएंगे, ठीक है, वहां पे इन सब का प्रभुत्व होता जाएगा, चाहे यूएसएसआर हो चाहे वो अमेरिका हो। फिर वहीं आगे देखिए, फिर अमेरिका के समाजशास्त्री विचारक सिमोन लिप्सेट, ठीक है, इनकी फेमस बुक है पॉलिटिकल मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इनको याद कर लें, ठीक है, पॉलिटिकल मैन। इसमें इन्होंने लिखा कि वामपंथ और दक्षिण पंथ एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं। वामपंथ का मतलब है कि जो वामपंथ को हम साम्यवाद में रख सकते हैं, ठीक है, और दक्षिण पंथ को हम उदारवाद में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब, अब देखिए अमेरिका के समाजशास्त्री सिमोन लिप्सेट ने भी बोल दिया पॉलिटिकल मैन बुक में कि दक्षिण पंथ और उदार पंथ यानी कि यूएसएसआर, ठीक है, इसको यूएसएसआर बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ यूएसए, अब दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं भाई, एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। अब क्या विचारधाराओं का संघर्ष रह गया है, क्योंकि दोनों का विकास एक जैसा है, दोनों उद्योगों को एक्सेप्ट कर रखा है, दोनों ने सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दे दिया है। तो हम लोग अब विचारधाराओं में क्यों उलझे रहे हैं, ठीक है, हमें विचारधाराओं का संघर्ष खत्म करना चाहिए, हमें अपने उद्योगों का विकास करना चाहिए, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, इन सब चीज़ों की हमें बात करनी चाहिए। हम विचारधाराओं के संघर्ष में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें कह रहे हैं कि अब दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद और समाजवाद में विचारधारात्मक विभेद केवल इतना रह गया है कि सरकारी स्वामित्व कितना हो और आर्थिक नियोजन का क्षेत्र कितना हो। यानी कि सिमोन लिप्सेट ये बता रहे हैं कि अब जो उदारवादी देश हैं, चाहे यूएसए और चाहे यूएसएसआर साम्यवाद में, ठीक है,
ये कह रहे हैं कि अब केवल विचारधारात्मक रूप से इतना ही भेद रह गया कि यूएसएसआर और यूएसए में, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यूएसएसआर आपका हो गया और ये हो गया यूएसए, ठीक है, इन दोनों में इतना विचारधारा का अंतर रह गया बस कि आप बताओ कि सरकारी क्षेत्र को कितना, जैसे यहाँ पे 49% सरकारी क्षेत्र को दे दिया जाएगा, तो अमेरिका में जो है 30% सरकारी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो सेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो सेक्टर्स हैं वो सरकार को कितना दिया जाएगा, अब बस इतना ही अंतर रह गया है। बाकी सभी कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो वो भी कर रहा है, चाहे वो रसिया हो वो भी कर रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है जो संसाधन है देश के, उस पर सरकार का कितना नियंत्रण होना चाहिए, बस अब इतना ही अंतर रह गया है। बाकी दोनों की विचारधाराएं क्या है, सेम सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, ठीक है, इनकी फेमस बुक है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। आप देखेंगे एक चीज, आपको सब सारी बुक्स जितनी मिलेंगी सब 1960 के आसपास ही बुक मिलेंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा कि यूरोपीय समाज उत्तर पूंजीवादी दौर में क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, ठीक है। यूरोपीय समाज में, यूरोप में आपका यूएसएसआर के देश भी आता है, ठीक है, और यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और सारे देश आते हैं। तो कह रहे हैं कि यूरोप का जितना भी समाज है, ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, उत्तर पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। अब चीजें क्या हो रही हैं, अब विचारों का संघर्ष इतना नहीं रह गया जितना पहले था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये कह रहे हैं कि रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने एक इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना आपकी, ये कह रहे हैं कि अब आर्थिक संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र कैसे रह गए, समवर्ती नहीं रह गए हैं, समवर्ती नहीं रहे। समवर्ती का मतलब अलग अलग, कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है, बल्कि क्या हो गए हैं, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों क्या हो गए हैं, दोनों के संघर्ष एक जैसे हैं, ठीक है। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनकी फेमस एक और बुक है एस्से इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो ये दो बुक आप याद रखना, ठीक है। यानी अभी तक जितना हमने पढ़ा हमें ये पता चल रहा है कि चाहे अमेरिका के जितने भी विचारधारात्मक थिंकर्स थे, उन्होंने बोला कि विचारधाराओं में जो संघर्ष था वो क्या हो चुका है, अब उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। अब उदारवाद और साम्यवाद दोनों क्या आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं। अब अंतर इतना ही रह गया है कि कौन सा क्षेत्र सरकार को दिया जाए और कौन सा क्षेत्र सरकार को न दिया जाए, बस इतना ही अंतर रह गया, ठीक है। अब देखते हैं विचारधारा के अंत की आलोचना। क्या विचारधारा की अंत हो चुकी है, क्या इसकी आलोचना की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। तो विचारधारा के अंत की आलोचना की बात रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स, सीवी मैकफर्सन ने विचारधारा के अंत की आलोचना की, ठीक है। क्यों किया, देखिए अब आगे यहाँ पे टिटमस ने लिखा कि अब भी समाज में एकाधिकारपूर्ण जमाव, सामाजिक विघटन व सांस्कृतिक वंचन क्या है, विद्यमान है, जो विचारधारा के अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ये थिंकर्स हैं ये कह रहे हैं कि विचारधारा का अंत नहीं हुआ है, ठीक है। विचारधारा का अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि एक ही मात्र विचारधारा है। वो कैसी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा, ठीक है। तो अगर आज भी समाज में बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं, ठीक है, बहुत सारी विचारधारा ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की मांग कर रहे हैं, ठीक है, वे अपने अस्तित्व की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि विचारधारा का अंत समाप्त हो चुका है, बल्कि समाज में क्या है, आज एक ही विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बाकी और जो छोटी छोटी विचारधाराएं थी उनका क्या हो रहा है, वो समाप्ति की ओर हो रहे हैं। और समाप्ति की ओर होने के साथ साथ वे क्या कर रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि विचारधारा का महत्व खत्म हो चुका है, विचारधारा का जो सिद्धांत था उसका अंत हो चुका है, नहीं। विचारधारा के सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता, ऐसा सीवी मैकफर्सन, रिचर्ड टिटमस, है ना, सी राइट मिल्स, ये सारे थिंकर्स बोलते हैं। अब देखिए, सी राइट मिल्स ने विचारधारा के अंत के समर्थकों को यथास्थितिवादी बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो विचारधारा के अंत की बात कर रहा है वो यथास्थितिवाद को समर्थन करते हैं, वे नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात नहीं करते। वे पुरानी चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं कि हाँ विचारधारा का अंत हो गया है, पूंजीवाद जीत गया है, अब एक ही विचारधारा बची है। ऐसा नहीं है, सी राइट मिल्स इसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सीवी मैकफर्सन ने कहा कि विचारधारा के अंत का नारा लगाने वाले लोग बाजारवादी समाज के भीतर समता मूलक वितरण की समस्या का समाधान ढूंढते हैं।
मैकफर्सन कह रहे हैं कि एक तरफ जो ये कह रहे हैं कि विचारधारा का अंत हो चुका है, ठीक है, ये वही लोग बाजारवादी लोग हैं जो बाजारवादी समाज के भीतर, यानी जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी वहाँ पे ये समता मूलक की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये समानता लाने की बात कर रहे हैं कि संसाधनों का समान वितरण कैसे किया जाए, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग विचारधाराओं के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों की डिमांड होगी, ठीक है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं क्या एक ही विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा श्रेष्ठ है? नहीं, बल्कि ये समाज में बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, सारी विचारधाराएं क्या हैं, अपने आप में अद्वितीय होती हैं, और सारी विचारधाराएं क्या कर रही हैं, आज अपने अस्तित्व के संरक्षण की मांग कर रही हैं, ठीक है, ऐसा रिचर्ड टिटमस का मानना है। ये तो हो गई विचारधारा के अंत से बात। अब देखते हैं इतिहास के अंत की बात क्या होती है। क्या इतिहास का अंत हो चुका है? इतिहास के अंत का बात मतलब है कि विचारधारा के अंत से, ठीक है। डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। 1980 के दशक के अंत में जब पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था एक एक करके छिन्न भिन्न होने लगी, तब विचारधारा के अंत की परिकल्पना को एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इतिहास का अंत। यानी कि जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होने लगी, ठीक है, 1980 का दशक आते आते यूएसएसआर के बहुत सारे देश जो थे वो क्या होने लगे, इससे टूट के अलग अलग विचारधाराओं को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और यह माना जाने लगा कि अब क्या हो चुका है, अब विचारधारा का अंत हो चुका है। इसी विचारधारा के अंत को एक नया नाम दे दिया गया कि इतिहास का अंत हो चुका है, ठीक है। इतिहास का अंत, यह शब्दावली किसने दिया? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, तो अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीति विश्लेषक फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था, इन्हीं की देन है। तो ये बात याद रखना, इतिहास का अंत कभी मैचिंग के लिए द एंड ऑफ हिस्ट्री पूछ ले तो मैचिंग के लिए आता है ये, ठीक है। अब देखिए, फुकुयामा ने द नेशनल इंटरेस्ट एक पत्रिका में प्रकाशित लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत, 1989 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि उदार लोकतंत्र में कोई बुनियादी अंतर्विरोध नहीं पाए जाते और वह मानव मन की सबसे गहरी आकांक्षाएं पूरी करने में समर्थ है। देखिए, द नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एक पत्रिका है, द नेशनल इंटरेस्ट। इस पत्रिका में फ्रांसिस फुकुयामा ने एक लेख प्रकाशित किया, उस लेख का क्या नाम था? द एंड ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने बताया कि इतिहास का क्या हो चुका है? अंत हो चुका है, विचारधाराओं का अंत हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब एकमात्र विचारधारा बची है जो क्या कर रही है? उदारवादी विचारधारा है, ठीक है। अब एकमात्र उदारवादी विचारधारा बची है जिसमें उदारवाद में कोई विरोध नहीं है, ठीक है, और वह क्या करती है? वह विचारधारा ऐसी है कि जो मानव की गहरी आकांक्षाओं, यानी व्यक्ति की हर जरूरतों को पूरा करने में क्या है? ये समर्थ है। इसीलिए इसके टक्कर की कोई विचारधारा नहीं है। जो टक्कर की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, वो क्या हो चुकी है? अब समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अब जो है एक ही विचारधारा बची है, अमेरिका की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, ठीक है। इतिहास का अंत हो चुका है, विचारधारा का अंत हो चुका है। विचारधारा के अंत का मतलब है कि साम्यवादी विचारधारा का अंत, ठीक है, साम्यवादी की समाप्ति। तो इसी को फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि विचारधारा का अंत हो चुका है। तो आप लोग प्लीज नोट्स बनाते चले साथ के साथ, नहीं तो आपको बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके लिए आप अपना प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। अब देखिए, अतः इसी वजह से इतिहास के उस लंबे संघर्ष का अंत हो चुका। कौन सा लंबा संघर्ष? शीत युद्ध का लंबा संघर्ष, ठीक है, शीत युद्ध का लंबा संघर्ष जो 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है, ठीक है। 1945 से लेकर 1991 तक जो चलता है वो उसमें कहता है कि इतिहास की क्या होती है? इस विचारधारा की विजय होती। कौन सी विचारधारा की? उदार लोकतंत्र की विजय होती है, जिससे कि इतिहास में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था 1945 से लेकर 1991 तक का, ये लंबा संघर्ष समाप्त हो गया, है ना, जो इस प्रणाली के विस्तार में क्या था? बाधक था। कौन सी प्रणाली के विस्तार में? उदारवादी प्रणाली के, ठीक है। उदारवाद को विस्तार करने में कौन रोक रहा था? साम्यवादी विचारधारा। तो अब साम्यवादी विचारधारा कैसी हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। तो अब इतिहास का अंत हो चुका है, अब उदारवादी विचारधारा की विजय हो चुकी है, ठीक है। बाद में फ्रांसिस फुकुयामा ने एक फेमस बुक लिखी अपनी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है।
1992 में लिखा इन्होंने। इसके अंतर्गत इस विचार की विस्तृत व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की। किस विचार की? उदारवादी विचार की, कि उदारवादी विचार कैसा है, कितनी अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर, कैसे कैसे ये काम करता है, अब ये भी कल्याणकारी काम करता है, अब ये लोगों के हितों के लिए काम करता है, ये लोगों की सभी आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है। ठीक है, अब इसके टक्कर का कोई विचारधारा नहीं बची थी। एक विचारधारा थी जो उदारवाद को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो विचारधारा अब भी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी ऐसी बातें ये सारी बुक्स में अपने करते हैं। देखिए, इतिहास के अंत की इस परिकल्पना को पश्चिमी समाचार जगत में क्या हुआ? बहुत ज्यादा इसको प्रशंसा मिली, बहुत ज्यादा सराहा गया और इसका विस्तृत प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि यह पश्चिमी जगत की मान्यताओं और हितों के अनुरूप था। पश्चिमी जगत की क्या मान्यताएं थी? जो उदारवाद की मान्यताएं हैं। उदारवाद की मान्यताएं हैं कि साम्यवादी शासन बेकार होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बाजार अर्थव्यवस्था को खुली छूट होनी चाहिए, है ना, व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए, सरकार को कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब उदारवाद की मान्यताएं थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतिहास के अंत की जो परिकल्पना फ्रांसिस फुकुयामा ने दी, जो बात इतिहास के अंत की कही, तो इसकी जो है वो पश्चिम देशों के, वेस्टर्न कंट्रीज के जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स थे उसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया। क्यों हाईलाइट किया गया? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था कि जो फ्रांसिस फुकुयामा का जो विचार था वो उदारवादी विचारों से मेल खाता था, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि इतिहास के अंत की जो परिकल्पना फ्रांसिस फुकुयामा ने दी, ठीक है, उसकी क्या समाचार, उसकी पश्चिमी जगत में आलोचना हुई या प्रशंसा हुई? तो आपको क्या करना है? इसकी प्रशंसा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि डीएसएसबी के एग्जाम में 2021 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूं कि बच्चों ने ये डिमांड की सर डीएसएसबी का सिलेबस अलग है क्या, और उसका सिलेबस अलग है क्या, टीजीटी का सिलेबस अलग। अरे भाई, पॉलिटिकल साइंस एक ही है यार, एक ही सिलेबस है इसका। ठीक है, कोई अलग से क्राइटेरिया मत बनाओ कि आप डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछता है, उसमें ये सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप नेट पढ़ रहे हो ना, तो नेट के बाहर नेट का सबसे ब्रॉड सिलेबस होता है। ठीक है, जो अगर जैसे कुछ टॉपिक्स बचेंगे, जैसे राज्य वगैरह नेट में नहीं पूछता है ना, राज्य से क्वेश्चन कम आता है, फिर यह संप्रभुता के ऊपर क्वेश्चन कम आता है, तो इसको मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, इसके लिए अलग से पीपीटी बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, अब देखिए इतिहास के अंत की आलोचना। अभी हमने विचारधारा के अंत की आलोचना पढ़ी, अब हम इतिहास के अंत की आलोचना पढ़ेंगे। इतिहास के अंत की परिकल्पना लगातार विवाद का विषय बनी हुई है। यह सही है कि समाजवाद एक शासन प्रणाली के रूप में विश्व के एक बड़े हिस्से में क्या हो चुका था? विफल हो गया है। बात तो सही है कि हाँ, आज समाजवाद जो है, साम्यवाद जो है, विश्व के बहुत सारे देशों में नहीं है, मतलब कि कुछ 2, 4, 5 देशों में ही है विश्व के। ठीक है, क्योंकि अब ये उतनी लोकप्रियता उसकी नहीं रह गई है। अब लोकप्रियता है उदारवादी शासन की, लोकतांत्रिक शासन की, ठीक है, पूंजीवादी शासन की, इन सब शासन व्यवस्थाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो अब इतिहास के में जो है एक विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या समाजवाद अच्छा था या नहीं था। ठीक है, परंतु एक सिद्धांत के रूप में यह विश्व के बहुत सारे देशों में, विशेषता अनेक उदार विकासशील देशों में आज भी बहुत लोकप्रिय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समाजवादी शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, क्या पूरे विश्व से समाजवाद समाप्त? नहीं, लेकिन आज भी क्या है, आज भी बहुत सारे उदारवादी ऐसे देश हैं। ठीक है, उदारवादी विकासशील ऐसे देश हैं जो विकसित नहीं है, विकासशील ऐसे देश हैं जो समाजवादी व्यवस्था को प्रमोट करते हैं। जैसे कि भारत को ही ले लीजिए आज। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत कैसा देश था? भारत क्या साम्यवादी देश था? नहीं, भारत उदारवादी देश है। ठीक है, लेकिन उसकी विचारधारा में क्या था? समाजवाद था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इतिहास के अंत के ऊपर डिबेट चल रहा है, क्या वो सही है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज भी जो समाजवाद का स्वरूप है बहुत सारे देशों में प्रचलित है, और आज भी पूंजीवादी देश भी आज समाजवाद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवाद की विशेषताओं को स्वीकार कर रहे हैं। आज पूंजीवादी देश भी कल्याणकारी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए विश्व की, ठीक है, विश्व की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने में क्या है? समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी शासन प्रणाली आज भी सक्रिय है, समर्थ है। अतः पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्थाओं के पतन को ही इतिहास के अंत की संज्ञा देना सही बात नहीं होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास का अंत हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि
जो पूर्वी यूरोप के देश थे, ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद समाप्त हो चुका या समाजवाद समाप्त हो गया, तो इससे कि इतिहास का अंत हो गया, ठीक है, ये बात सही नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि पूर्वी देशों में चलो मान लेते हैं इतिहास समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन आज भी बहुत सारी एशिया के देश हैं जो समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, समाजवादी विचारधाराओं को हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे देश हैं जो समाजवाद को आज भी एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते ना कि पूर्वी साम्यवादी देशों में या पूर्व के यूरोप के देशों में साम्यवाद समाप्त हो गया तो पूरे विश्व से जो है साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई या पूरे विश्व से, दुनिया से इतिहास का अंत हो गया, नहीं, बल्कि बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जो आज भी समाजवादी व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1989 में के बाद विश्व के अनेक देशों में उदार लोकतंत्र का विस्तार तो हुआ है, परंतु यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में आज भी लागू नहीं हो पाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन DSSB में एक बार ये पूछा गया है कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में आज लोकतंत्र है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में लोकतंत्र नहीं है। बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जो साम्यवादी शासन को अपनाए हुए हैं, जो कहीं कहीं पे भी सैनिक सरकारें हैं, कहीं कहीं पे तानाशाही सरकारें हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे विश्व में लोकतंत्र है, ठीक है। आज भी पश्चिमी लोकतंत्र के अलावा विश्व के बहुत सारे हिस्से में विविध विचारधाराओं पर आधारित शासन प्रणालियां प्रचलित है, बात सही है। लोकतंत्र के अलावा बहुत सारी शासन प्रणालियां हैं, साम्यवादी शासन है, समाजवादी शासन है, और आपकी तानाशाही शासन कह सकते हैं, या फिर सैनिक सरकार पर आधारित शासन व्यवस्था भी है, ठीक है। तो तालिबानी शासन को ले लीजिए, तो बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज पूरे विश्व में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो विश्व में आज भी फैली हुई है, ठीक है। तो विचारधारा या इतिहास के अंत की बात, इतिहास के अंत की बात की आलोचना इस तर्क पे भी की जा सकती है कि आपको कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इतिहास का अंत नहीं हुआ, बल्कि इतिहास में बहुत सारी विचारधाराएं आज भी बची हुई हैं जो समाजवाद को प्रमोट करती हैं, जो साम्यवाद को प्रमोट करती हैं, जो लोकतंत्र को नहीं एक्सेप्ट करती हैं। तो चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PCS की कर रहे हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप इसको सीख सकते हैं। कोई UPSC का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आपको भी यही बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आप UPSC का कोर्स लेंगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा ये होता है, इसमें थोड़ा फैक्चुअल डेटा ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं इसमें, बस यही अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें दे दिया है। देखिए इसमें नवोदित लोकतंत्र, इसमें नवोदित या न्यू डेमोक्रेसी पूर्व पर एशियाई शासन प्रणालियाँ, इस्लामी शासन प्रणालियाँ और सैनिक अधिनायक तंत्र विशेष रूप से क्या है, उल्लेखनीय है। कहने का मतलब है कि इतिहास के अंत की आलोचना इसलिए भी की जा रही है कि अब साम्यवादी शासन प्रणाली का अंत हो चुका है, अब कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बची हुई है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि विश्व में जो नए नए लोकतंत्र उदय हुए हैं, है ना, जो नए नए देश आज़ाद हुए, उसमें बहुत सारे देशों में, जैसे पूरब के एशिया के देश हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों में या फिर मध्य एशिया के देशों में इस्लामी शासन प्रणाली प्रचलित है, कहीं कहीं सैनिक शासन है, ठीक है, तो कहीं अधिनायक तंत्र है। तो बहुत सारी शासन प्रणालियों के अलग अलग रूप विश्व में आज भी विद्यमान है। तो इतिहास का अंत कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि इतिहास की अंत की आलोचना कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास के अंत की आलोचना कीजिए, तो आप इसकी आलोचना इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि बहुत सारी विचारधाराएं विश्व में आज भी विद्यमान है, जैसे इस्लामी शासन हो गया, सैनिक शासन हो गया, साम्यवादी शासन हो गया, तानाशाही शासन हो गया, तालिबानी शासन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे शासन है विश्व में जो विद्यमान है, जो उन्होंने लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम नहीं कह सकते कि इतिहास का अंत हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी विचारधाराएं, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बुक्स अगर पढ़ने की जरूरत है तो मैं बुक्स को अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो आप OP गाबा की बुक ले सकते हैं, ठीक है, OP गाबा पॉलिटिकल थ्योरी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और थोड़ी टफ भाषा में पढ़नी है, थोड़ी कठिन भाषा में पढ़नी है, तो राजीव भार्गव की आती है, वो ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी और उससे हाई क्लास की लेनी है तो फिर आप नरेश दाधीच की ले लीजिए, नरेश दाधीच, इनकी बुक ले लीजिए। इनकी बुक आती है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी आती है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के नाम से आती है। सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ ज्ञान सिंह संधू की बुक है, ज्ञान सिंह संधू, ठीक है। इसमें जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं तो सारे बुक्स के चैप्टर लिए गए हैं, जैसे कुछ ओपी गाबा की बुक के सारे चैप्टर कॉपी किए गए हैं, और कुछ JC जौहरी के
कुछ आपके आरसी बर्मानी के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बुक्स के अलग अलग चैप्टर को इन्होंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। कुछ जेपी सूद के चैप्टर्स हैं इसमें। तो ऐसे से ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है। ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगी बुक, ठीक है, मार्केट में बिकती नहीं बुक ये, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय पहले प्रकाशित करता था, अब शायद से बंद हो गई है इसकी पब्लिकेशन, और ये आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में मिलेगी, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मिलेगी। हालांकि मेरे पास इसकी एक कॉपी पड़ी है, मेरे पास पुरानी है, वो 2002 की है, ठीक है, 2002 एडिशन की है। अब चाहे आप 2002 की ले लीजिए या 2018 की एडिशन ले लीजिए, उसमें एक भी बदलाव नहीं मिलेगा आपको, एक एक शब्द हू बहू ऐसे मिलेंगे। उसकी जो फॉन्ट की राइटिंग है वो भी सेम है, ठीक है। मैंने सोचा था कि नई बुक्स मैं इशू करवा लूँगा DU से, बट मैंने बुक को देखा तो सेम फॉन्ट है, तो फॉन्ट सेम है, तो मेरे को नहीं लगा कि मुझे इशू करवाना चाहिए, ठीक है। कल किसी का कमेंट आया था कि सर बुक्स अपलोड कर दीजिए, वो तो बुक्स भाई 200-300 पेज की होती है, इतना स्कैन करना और ये सब करना अभी तो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा फ्री टाइम होगा तो कभी सोचेंगे अपलोड करने की। अभी तो फिलहाल मैं कोर्स पूरा कराऊंगा आप लोगों का, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 यूनिट में कंप्लीट कराऊंगा, 10 यूनिट के साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, आपका पूरा मतलब भेजा खोल दूंगा A to Z, ठीक है। जिससे कि आप करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन, आप पॉलिटिकल साइंस का सारा सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप पूरा उसका भेजा खोल देंगे A to Z, ठीक है। आपको इस तरीके से तैयारी करवाऊंगा मैं। देखिए एंथनी गेडेंस ने एक बुक लिखी, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स 1994 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि समकालीन समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो आधुनिक समाज है, ठीक है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आधुनिक समाज, उसकी विशेषताएं हैं भूमंडलीकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, परंपराओं के पतन की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी परंपराओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नई नई चीजों को स्वीकार कर रहा है, ठीक है, नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। सामाजिक जीवन में सहज प्रक्रिया की बात कर रहा है, यानी कि जो सामाजिक जीवन है हमारा, जो हमारी सोसाइटी लाइफ है, ठीक है, जो हमारी सोशल लाइफ है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें इजी वे में लाइफ को लाने की बात कर रहा है कि जीवन हमारा आसान हो जाए, लोगों को आज़ादी मिल जाए, ठीक है। ऐसी हालत में वामपंथ और दक्षिण पंथ की प्रासंगिकता क्या हो रही है, बिल्कुल समाप्त हो जा रही है। जो विचारधाराओं के अंत की बात थी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गई है कि विचारधारा क्या होती है, ठीक है। आज वामपंथ और दक्षिण पंथ, चाहे आप साम्यवाद को ले लीजिए चाहे आप उदारवाद को ले लीजिए, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकताएं खत्म हो रही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास आ चुके हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं बचा है। अब हमें इस चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के पास आ चुके हैं, एक दूसरे की दोनों की रेलेवेंसी क्या हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से वैनिश हो चुकी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है और इतना बड़ा आपका सिलेबस है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ और तेज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। अगर मैं आराम से पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो अभी जो 40 मिनट की वीडियो बन रही है, ये बनेगी 80 मिनट की वीडियो, ठीक है, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि फालतू का टाइम बढ़े और आप लोग भी फिर उसको डबल स्पीड में करके पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट स्पीड पढ़ाता हूँ और लिखने की भी मेरी थोड़ी सी फास्ट टेक्निक है, ठीक है। फास्ट होने की वजह से आपको चीज़ें कम प्रॉपर वे में आ जाती है समझ में, हाँ थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है, बट मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, धीरे कोशिश नहीं है, ठीक है। आप ये तो आपका फिर आइडियोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है, इससे बड़ा आइडियोलॉजी का चैप्टर नहीं है। मैंने 10 बुक को एनालाइज किया, 10 बुक को देखा, 10 बुक का रेफरेंस लिया, फिर जाके आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट जो भी पॉसिबल था, ठीक है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी उठाया और देखा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा गया और क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ एग्जाम में आने की हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने सारी चीज़ों को समराइज कर दिया। अब इसके बाहर आप चाहे कोई नोट्स खरीद लीजिए, चाहे आप PPT ले लीजिए किसी की कोचिंग की, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना मैंने इसमें अपना 100% एफर्ट दिया है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा उदारवाद, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बता दूं, उदारवाद में हम पढ़ेंगे नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद, इसी में पढ़ेंगे सकारात्मक उदारवाद या पॉजिटिव लिबरलिज्म, फिर इसी में पढ़ेंगे स्वेच्छातंत्रवाद। जो स्वेच्छातंत्रवाद जो है वो नकारात्मक उदारवाद के विचारों को आगे बढ़ाता है, जो नकारात्मक उदारवादी बोलते हैं वही सेम स्वेच्छातंत्रवादी बोलते हैं। फिर इसी में पढ़ेंगे समतावाद, ठीक है। ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं, बट मैंने उदारवाद में सारा चीज आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सारे अलग अलग PPT इसमें है, ठीक है। समतावाद इगैलिटेरियन, फिर आपको इसी में मैं पढ़ा दूंगा समुदायवाद, ठीक है, समुदायवाद।
कम्युनिटेरियनिज्म। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने में आप स्किप ना करें, आप फास्ट स्पीड में ना देखें, ठीक है, नहीं तो आपका भी लॉस होगा और मेरा भी लॉस होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन अधिक से अधिक हो, आप फ्री में, ठीक है, फ्री में सिलेक्शन हो। अभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं 10 वीडियो बना के 20 वीडियो बना के या 100 वीडियो बना के ना बंद कर दूंगा, नहीं, चाहे मुझे 1000 वीडियो बनाना पड़े इसके लिए, ठीक है, मैं पूरा 10 यूनिट पढ़ाऊंगा। 10 यूनिट पढ़ाने के साथ साथ पूरा 10 यूनिट का प्रॉमिस करता हूँ, 10 यूनिट के चाहे मुझे 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने पड़े, आपको 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, चाहे इसके लिए मुझे दिसंबर का टाइम, अगले अगले साल का भी टाइम लग जाएगा, पर मैं ये वीडियो बंद नहीं होगी कभी, ध्यान रखना, ठीक है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आपको बिलीव हो जाएगा, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों से जुड़ते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ कि जो मैंने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस प्रॉपर तरीके में चल रहा है, ठीक है। चाहे मैं किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़ जाऊँ, चाहे मैं किसी और कोचिंग में पढ़ाना, चाहे मेरा किसी कोचिंग से टाई अप हो जाए, वो बात की बात है, पर फिर भी वीडियो चलती रहेगी। वीडियो में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई कंटेंट में शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, इससे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।